टोक्यो, जापान का एक शहर। खूनी चांद की रात में 4 बड़ी और लंबी काले रंग की एसयूवी कारें एक बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। सभी कारों के दरवाजे एक साथ खुले। उनमें से एक एक करके लोग उतरने लगे। सभी के हाथों में गन थी। हर एक आदमी हथियार से लैस था। कुछ आदमियों ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, तो कुछ ने खास काले रंग के लिबास पूरे शरीर पर पहन रखे थे। केवल उनकी आंखें खुली हुई थी। बाकी शरीर का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। जिन्होंने ये लिबास पहना हुआ था, उन सभी के हाथों में गन की जगह शिकोमिजुई तलवार थी। वे सभी निंजास थे। उन सभी सूट वाले आदमियों और निंजाओं का चीफ सबसे आगे निंजा के ही कपड़ों में था। वो बिल्डिंग की तीसरी मंजिल वाली बालकनी को देख रहा था, जहां लाइट जल रही थी कि तभी पीछे से सूट वाले बंदे ने जापानी में कहा, क्या उसे मारना जरूरी है? हम उसे समझा भी सकते हैं। उस निंजा की आवाज में उसका डर साफ सुनाई दे रहा था। वही हाल उसके चीफ केंजो का भी था, जिसके कनपटी से पसीना गालों पर आ गया था। उसने डर के मारे थूक निकला। जहां तक मुझे पता है, जब भी वो कोई फैसला करता है तो वो फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है। इसलिए हमारे पास उसे मारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम मौत का शिकार करने निकले हैं। ये आवाज सुनकर सभी निंजास डरकर झुक गए। चीफ ने उस आवाज की तरफ देखा तो जिन कारों में वो आए थे, उन कारों के परखच्चे उड़ चुके थे। चीफ केंजो ने कार की रूफ पर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी, जिसने निंजा के ही कपड़े पहने हुए थे। तुरंत ही केंजो ने फिर से उस बालकनी की तरफ देखा, पर अब वहां लाइट्स ऑफ थी। चीफ केंजो ने अपने साथियों की तरफ देखा और अपनी आंखों से इशारा किया। इशारा पाते ही सभी निंजा तुरंत बिल्डिंग की तरफ भागकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगे। वे इतनी तेजी से और आराम से ऊपर चढ़ रहे थे, मानो वहां कोई अदृश्य सीढ़ियां बनी हुई हो और जिस पर पैर रखकर वे सभी आराम से चढ़ रहे हों। चीफ केंजो भी उन सभी के साथ चढ़ते हुए बालकनी में आ गया। फ्लैट में काफी अंधेरा था। केवल फ्लैट के सामने जो स्ट्रीट लाइट थी, उसकी रोशनी ही फ्लैट के कुछ हिस्सों में आ रही थी। फ्लैट में अंधेरा देखते ही सारे निंजास ने अपनी स्पेशल निंजा कटाना निकाल ली थी। उनके साथ जो सूट में थे, उन्होंने भी निंजाओं को हथियार निकालते हुए देख अपनी गन निकाल ली थी। चीफ केंजो ये बखूबी जानता था कि अंधेरा निंजाओं का सबसे खतरनाक हथियार है। निंजास घर के चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक चीफ को अपने पैरों के नीचे कुछ दबा हुआ महसूस हुआ। वो 2 कदम पीछे हटा और उसने नीचे फर्श की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि वहां किसी का कटा हुआ खून से लथपथ हाथ पड़ा हुआ था। उसने तुरंत तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत की। हमसे पहले भी 2 स्क्वाड्स को जोरो को मारने के लिए भेजा गया था सर, पर उन सभी स्क्वाड्स में से किसी भी शिनोबी की कोई खबर नहीं मिली। क्या बकवास दिन है। चीफ अंधेरे की तरफ आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा कि अंधेरे में से कोई फर्श पर रेंगता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। मुझे बचा लो, प्लीज, मुझे भगवान के लिए बचा लो। वो आदमी दर्द से कराहते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। वो खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। जब वो रोशनी में आया तो उसे देखते ही चीफ केंजो और बाकी शिनोबी के होश उड़ गए। अब उन्हें उस आदमी की गुहार और बाकी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सब जैसे भूत बन गए थे। जब उस आदमी की बातें कोई नहीं सुन रहा था और सभी निंजा कहीं और देख रहे थे, तो उस बंदे ने पीछे अपने शरीर को देखा। उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके शरीर के पेट के नीचे वाला हिस्सा गायब था। उसके पेट के अंदर के पार्ट्स खून से सने हुए थे और आंतें फर्श पर बिखरी पड़ी थी। ये देख वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अब दर्द उस पर हावी हो रहा था। उसे चीखते चिल्लाते देख चीफ केंजो उसके पास आया। उसने अपना सर झुकाकर उसका सम्मान किया, फिर एक ही झटके में अपनी कटाना के वार से
उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। चीफ ने अपने साथियों की तरफ देखा। सबने सर झुकाकर उसके इस कार्य को स्वीकार किया। चीफ ने धीरे से खुद से कहा, शिनोबी की कोई कमजोरी नहीं होती और ना ही कोई इमोशन। चीफ निंजा ने देखा कि उस फ्लैट का अंधेरा एक लक्ष्मण रेखा के समान था। जो भी उस अंधेरे में दाखिल होगा उसका अंजाम केवल मौत होगी। चीफ जान गया था कि ज़ोरो योशिदा, जिसे आज वो मारने आया है, उसने अंधेरे को अपना साम्राज्य बना लिया है और उसने अपनी एक सीमा रेखा तय कर दी है। उसने अपने एक साथी को आगे बढ़ने का इशारा किया। चीफ का हुक्म पाते ही वो निंजा आगे बढ़ा और अंधेरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अभी तो उसने हाथ अंधेरे में दाखिल किया ही था कि तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उल्टे पैर वापस भागा। वो बस चीखता ही जा रहा था। वो चीफ की तरफ मुड़ा तो चीफ ने देखा कि उस निंजा का हाथ गायब था और खून की बौछारें हो रही थी। सूट वाले बंदे ने डरकर अंधेरे में फायरिंग करना शुरू कर दिया और तब तक फायरिंग करते रहे जब तक उनकी मैगजीन खाली न हो गई। पर उस अंधेरे से कोई आवाज या हरकत नहीं हुई। चीफ को जब तसल्ली हुई कि अब अंधेरे में कोई नहीं है तो उनका माथा ठनका। उन्होंने तुरंत बालकनी की तरफ देखा तो बालकनी के पास ही ज़ोरो योशिदा निंजा की ड्रेस में अपने हाथों में खून से सनी कटाना लिए खड़ा था। कैसे हो केंजो? केंजो के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अच्छा हूँ, बस तुम्हें मारने के बाद किसी इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर करने का इरादा है, पर तुम मुझे लेट करवा रहे हो। सॉरी केंजो, पर मुझे नहीं लगता कि अब तुम डिनर कर पाओगे। चीफ केंजो ने कटाना पर अपने हाथों की पकड़ और मजबूत करते हुए उसे हवा में उठाया। देखते हैं। ज़ोरो ये सुनते ही मुस्कुराया और अपनी कटाना उठाकर एक पोजीशन में आ गया। सभी निंजा उसकी तरफ भागे और उस पर हमला करने लगे। ज़ोरो भी अपने निंजुत्सु के दाव पेच दिखाने लगा। वो सबको एक एक करके मौत के घाट उतार रहा था। ज़ोरो अपनी कटाना से किसी का हाथ तो किसी का पैर काट रहा था। उसने किसी निंजा की एक आंख में कुनाई घुसा दी और किसी का गला अपनी कटाना से अलग कर दिया। वो मौत का तांडव मचा रहा था। उस फ्लैट की दीवारें खून से सन चुकी थी। जब वो रुका तो उसने देखा कि एक भी निंजा अपने पैर पर खड़ा होने में सक्षम नहीं था। ज़ोरो ने हर एक निंजा को मौत की नींद सुला दिया था। उसने उनकी लाशों को देखा और सम्मान से अपना सर झुकाया। तभी पीछे से खांसने की आवाज आई। ज़ोरो ने उस आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो चीफ केंजो घायल अवस्था में अपने हाथ में कटाना लिए खड़ा था। उनके सीने में 2 कुनाई चाकू धंसे हुए थे जो उनके फेफड़ों में जा घुसे थे, पर तब भी वो लड़ने के लिए तैयार थे। ज़ोरो उनसे लड़ने के बजाय बालकनी की तरफ जाने लगा। कहाँ जा रहे हो ज़ोरो? अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी मैं जिंदा हूँ। लड़ो मुझसे। ज़ोरो उनकी बात को अनसुना करके जाने लगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम भूल रहे हो, कोई रहम नहीं। ये सुनते ही ज़ोरो एकदम से रुक गया। उसने अपनी जेब से शुरिकेन निकाला। जैसा तुम चाहो। ये कहते ज़ोरो ने शुरिकेन चीफ केंजो की तरफ फेंका और शुरिकेन सीधा चीफ केंजो के गले को चीर गया। टोक्यो शहर के एक कोने में मास्टर लैंग अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी उम्र करीब 55 वर्ष थी। उनके चेहरे की झुर्रियां उनके जीवन के किस्से कह रही थी। उन्होंने जापान की ट्रेडिशनल ड्रेस किमोनो पहनी थी। उनको ख्यालों में खोए देखकर मिस ना ट्रे में चाय लेकर आई। मास्टर लैंग, आपकी चाय। मास्टर लैंग अपने ख्यालों से लौटे और मिस ना को चाय की ट्रे के साथ देखकर सोफे पर बैठ गए। मिस ना ने उन्हें चाय दी और वो चली गई।
मास्टर लैंग चाय का आनंद ले रहे थे। अचानक उनके कानों में एक आवाज आई। बिना देर किए उन्होंने अपना शूरिकेन निकाला और आवाज की दिशा में फेंका। अंधेरे में से जोरो निकला, जिसका चेहरा खून से सना था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। कैसे हैं आप मास्टर? मास्टर लैंग को उसके खून से सने चेहरे ने चौंका दिया। लगता है आज तुमने अपना बहुत खून बहाया है। योशिदा उनके पास आया और उनके सामने सोफे पर बैठ गया। सामने पड़ी बंचिंग टेबल पर खून से सनी व्हाइट पॉलिथीन रखी और लैंग के ठीक सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। अरे, ये मेरा खून नहीं है। मास्टर लैंग ने ध्यान से उस पॉलिथीन को देखा जिसमें चीफ केंजो का कटा हुआ सिर था। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपने ही भाइयों और दोस्तों का खून बहाना ठीक नहीं है। मास्टर, आपने ही तो सिखाया था कोई रहम नहीं। और वैसे भी इन सभी की मौत के जिम्मेदार आप हैं। मैंने कहा था कि मुझे जाने दीजिए, पर आपने इन लोगों को मेरे पीछे भेज दिया। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि आपका ये स्टूडेंट कितना काबिल है? तुम्हें मेरी हर बात याद है, तो ये कैसे भूल गए कि एक बार शिनोबी बन गए तो अपनी पूरी जिंदगी शिनोबी समुदाय को समर्पित हो जाती है। ये कैसे भूल गए कि हमारी स्थापना शांति बनाए रखने के लिए की गई थी और इस महान समुदाय के नियम हर किसी के लिए समान है। मैं किसी को भी इस समुदाय के नियम को भंग नहीं करने दूंगा। जोरो ने अपने मास्टर की बात बीच में ही काट दी। हम कोई शांति दूत नहीं है, हम बस हथियारे हैं। रही बात शांति की, तो बिना खून बहाए भी शांति स्थापित की जा सकती है। बिना खून बहाए कोई शांति स्थापित नहीं होती। वो बस एक धुंध होती है जिसे जब चाहे हटाया जा सकता है। ऐसी शांति धीमे शहर की तरह होती है। पर मैं अब कोई खून नहीं बहाऊंगा। ऊब चुका हूं इस जिंदगी से। मुझे भी अब आम इंसानों की तरह जिंदगी जीनी है। जोरो ने अपनी बात रखी और लैंग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? अपने क्लेन की परंपरा को बरकरार रखने के लिए मैं खुद तुम्हें रोकूंगा, चाहे मुझे खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े। आपकी जिद शिनोबी क्लैन को खत्म कर देगी। अगर वो मेरे पीछे आए तो क्लैन की परंपरा निभाने वाला कोई नहीं बचेगा। जोरो की बात सुनकर मास्टर लैंग आग बबूला होते हुए अपने स्थान से खड़े हो गए, पर जोरो आराम से अपने स्थान पर बैठा रहा। तभी मास्टर लैंग के सीने में तेज दर्द होने लगा और वो धड़ाम से अपने सोफे पर गिर पड़े। उनकी सांसें उखड़ने लगी और नाक से खून आने लगा। उन्हें समझ में आ गया कि जोरो ने उन्हें जहर दिया है। अरे, मैं तो भूल ही गया आपसे पूछना कि आपको चाय कैसी लगी। मैंने बहुत प्यार से आपके लिए बनाई थी। मास्टर लैंग दर्द से तड़प रहे थे। अब उनके कानों और होठों से भी खून आने लगा था। वे भूल गए थे कि उनका स्टूडेंट जोरो योशिदा जहर बनाने में एक्सपर्ट था। हर निंजा को बचपन से ही हर चीज से जहर बनाना सिखाया जाता था। जोरो ने अपने मास्टर को सम्मान देते हुए सर झुकाया और वहां से जाने लगा कि तभी मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे मरने के बाद भी वे तुम्हें कुत्तों की तरह सूंघते हुए पीछे आएंगे और तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि फिर कोई शिनोबी ये हरकत ना करे। मास्टर लैंग की आंखों ने हरकत करना बंद कर दिया था। जोरो भी जानता था कि मास्टर लैंग की कही गई बात एक दिन जरूर सच होगी। 3 महीने गुजर गए और जोरो अपने खून खराबे की दुनिया को पीछे छोड़कर इंडिया आ गया। भारत के दिल्ली शहर की हंसराज यूनिवर्सिटी देश की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और एक्टर के बच्चे पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी के गेट से जोरो योशिदा ने प्रवेश किया। जोरो जापान छोड़कर भारत भाग आया था। वो जानता था
कि अगर वो जापान में रहा तो एक ना एक दिन निंजा उसे ढूंढ ही लेंगे। इसलिए वो भारत आ गया, जिसमें उसकी मदद जापान एम्बेसी के ताकेहिको कातो ने की थी। ज़ोरो केवल 21 साल का था। वो भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना चाहता था और अब वो अपना सपना जी रहा था। उसने 2D और 3D एनिमेशन में एडमिशन लिया और आज उसका इस यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि कुछ सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स फ्रेशर की रैगिंग कर रहे थे। उन्हें देखते ही ज़ोरो के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने फिल्मों और किताबों में रैगिंग के बारे में सुना और पढ़ा हुआ था और आज अपने सामने रैगिंग होती देख वो ये एक्सपीरियंस महसूस करना चाहता था। इसलिए वो खुद उनकी तरफ चल दिया, पर उसे ये पता नहीं था कि जिस एक्सपीरियंस के लिए वो आगे बढ़ रहा था, असल में उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली थी। एक्सक्यूज मी। ज़ोरो रैगिंग करने वालों के पास जाकर स्माइल करते हुए उन स्टूडेंट्स से बोला। जो स्टूडेंट्स रैगिंग कर रहे थे वो ज़ोरो को देखकर चौंक गए। अरे ये तो चाइनीज है। एक लड़की आगे आई जिसका नाम अंजलि था। नो ब्रो, ये कोरियन है, सारंगयो। नहीं, मैं जापानीज हूँ। ज़ोरो के मुंह से शुद्ध हिंदी सुनकर सारे स्टूडेंट्स चौंक गए। निंजा क्लेन में जब भी कोई निंजा बनता था तब उसे 5 से 6 देशों की भाषाएं सिखाई जाती थी। ज़ोरो ने भी उन्हीं में से एक भाषा हिंदी सीखी हुई थी। क्या आप रैगिंग कर रहे हैं? एक विद्यार्थी ये सुन आगे आया जिसका नाम राहुल था। हाँ तो डीन से कंप्लेन करेगा क्या? अरे नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरी रैगिंग करें। सब स्टूडेंट्स ये सुन उसे घूरने लगे, फिर सभी हंसने लगे। पागल है क्या ब्रो? सायरन की आवाज सुन ज़ोरो ने तुरंत उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। वो इस सायरन की आवाज से परिचित था। वो जानता था कि यह पुलिस की गाड़ी का सायरन था। उसने यूनिवर्सिटी के गेट पर देखा कि बुगाटी डिवो स्पोर्ट्स कार फुल स्पीड में आ रही थी और उसके ठीक पीछे 5 से 6 पुलिस जीप और कार आ रही थी। बुगाटी डिवो कार यूनिवर्सिटी के गेट से होते हुए ग्राउंड में आकर तेजी से ड्रिफ्ट मारते हुए रुक गई। पुलिस की गाड़ियां भी बुगाटी डिवो के सामने आकर रुक गई। ये सारा नजारा ज़ोरो देख रहा था और तभी गाड़ी से पुलिस फोर्स बाहर निकली। सभी पुलिस ऑफिसर अपनी अपनी गन गाड़ी के सामने पॉइंटेड करके खड़े हो गए। अब वे किसी भी समय कार पर फायर करने के लिए तैयार थे। अपने आप को सरेंडर कर दो वरना हमें मजबूरन तुम पर फायरिंग करनी होगी। तभी बुगाटी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खुला और जो बाहर आया उसे देख सभी हैरान रह गए। जापान के सेंटर हॉस्पिटल के हॉल में एक स्टाफ बॉय और 2 आदमी जिन्होंने सूट पहने हुए थे मुर्दा घर की तरफ बढ़ रहे थे। स्टाफ बॉय बातूनी था और बोले जा रहा था, हमारे मुर्दा घर में ये लाश 3 महीने से यूं ही रखी हुई है। पता नहीं क्यों इनके परिवार ने इस लाश का फ्यूनरल नहीं किया। शायद उनकी संतानें नकारा होंगी। ये सुनकर सूट वाला एक बंदा उससे कुछ कहने ही जा रहा था कि दूसरे सूट वाले आदमी ने उसे अपनी उंगली के इशारे से रोक दिया और चुप रहने को कहा। वे मुर्दा घर में पहुंचे जहां एकदम ठंड थी और बहुत सारे फ्रीजर लॉकर थे। स्टाफ बॉय ने एक लॉकर चैम्बर खोला और पीछे हट गया। दोनों सूट वाले बंदे उस डेथ लॉकर के पास आए और लाश को देखा जो कई जगह से नीली पड़ चुकी थी। वो लाश और किसी की नहीं बल्कि मास्टर लैंग की थी। तभी मास्टर लैंग की लाश पर एक आंसू की बूंद गिरी जिसे एक सूट वाले आदमी ने देखा। उसने तुरंत दूसरे सूट वाले बंदे के चेहरे को देखा। उस सूट वाले आदमी की आंखों में आंसू थे। एक बेटा अपने पिता की लाश पर आंसू बहा रहा था। रियो सर, मेरे डैड को किसने मारा? मिस्टर शून को रयो की आवाज सुनाई नहीं दी तो वो बोला, जी क्या सर? मेरे बाबा को किसने मारा? रयो की आवाज सुनकर मिस्टर शून डरकर 2 कदम पीछे हटे और डेथ फ्रीजर से टकराकर नीचे गिर गए। रियो की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। ऑनर ऑफ हेड ज़ोरो योशिदा ने।
जोरो को ये नाम मास्टर लैंग ने ही उसकी हैवानियत के लिए दिया था। वो जब भी किसी मिशन पर जाता तब लाशों का महल खड़ा कर देता, हर एक कत्ल को यादगार बनाता था। अगर कोई कमजोर दिल का आदमी जोरो द्वारा मारे गए लोगों की लाशों को देख लेता तो वहीं उल्टियां करने लगता। इसलिए मास्टर लैंग ने जोरो को ये नाम दिया था। रियो जोरो का नाम सुनकर सोचने लगा। जोरो योशिदा, वो तो बाबा का फेवरेट स्टूडेंट था ना? रियो का सवाल सुनकर मिस्टर शून ने हाँ में सर हिलाया। रियो ने जोरो को बचपन में एक दो बार अपनी बहन माया के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा था। मिस्टर शून, बाबा के फ्यूनरल की तैयारी करो। मिस्टर शून वहां से उठे और हाँ में सर हिलाकर चले गए। रियो ने अपना मोबाइल निकाला और किसी को फोन करने लगा। मास्टर लैंग का फ्यूनरल जापानी रीति रिवाजों के अनुसार हो रहा था। रियो ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। उस फ्यूनरल में कई निंजा समुदाय के गुप्त निंजा शामिल हुए थे। रियो फ्यूनरल की सभी परंपराओं का पालन कर रहा था, पर रियो की बहन माया इस फ्यूनरल में नहीं आई थी। आए हुए मेहमानों में इसी बात की चर्चा हो रही थी। फ्यूनरल की सभी परंपराएं निभाने के बाद सभी निंजा एक गुप्त कमरे में इकट्ठे हुए, जहां वे आगे की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक 45 वर्षीय निंजा मास्टर बोल उठा। बेटा रियो, हम सभी निंजा ने तय किया है कि मास्टर लैंग की जगह तुम्हें दी जाए। क्या तुम्हें स्वीकार है? हाँ, मुझे ये स्वीकार है। मास्टर फूजी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी कुछ व्यक्ति जो समुराई आर्मर पहने हुए थे कमरे में दाखिल हुए। उनके बीच में छोटे बालों वाली एक 5 फुट की लड़की खड़ी थी। उसके साथ समुराई लीडर डाइसुके नाकामुरा भी था। सभी निंजा समुराई को देखकर चिढ़ गए। निंजा और समुराई कई सदियों से जानी दुश्मन रहे थे। ये कमीने समुराई यहाँ क्या कर रहे हैं? और तुम्हारी बहन माया इनके साथ क्या कर रही है? जी मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। आखिर क्यों? ये समुराई हमारे जानी दुश्मन है। ये खुद को हमसे बड़ा मानते आए हैं और हमें किसी गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं। जोरो निंजा समुदाय के हर दांव पेच को जानता है, इसलिए अब तक हम उसे पकड़ नहीं पाए। बस अब और नहीं, जोरो को पकड़ने के लिए समुराई हमारी मदद करेंगे। हम निंजा और समुराई को एक होना होगा। ये समुराई यूं ही किसी की मदद नहीं करते। तुमने इन्हें ऐसा क्या दिया है जो ये हमारी मदद करना चाहते हैं? मास्टर फूजी ने यह गुस्से में कहा था, पर यह सच था कि समुराई निंजा समुदाय को छोटा मानते आए थे, क्योंकि समुराई ये मानते थे कि निंजा उनकी तकनीक को चुराकर विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं। इसलिए बिना किसी लालच के वो दोनों एक नहीं हो सकते। फूजी की बात सुनकर रियो एकदम से चुप हो गया था। तभी माया आगे आई। जोरो का नाम लेते ही माया का दिल जोर से धड़कने लगा था। वो कुछ पल के लिए रुकी। अगर समुराई जोरो योशिदा को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं माया लेंग समुराई लीडर डाइसुके नाकामुरा से शादी कर लूंगी। ये सुनकर सभी चौंक गए। मास्टर फूजी और गुस्सा हो गए। बदले की आग में तुमने अपनी बहन को ही बेच दिया, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। निंजा समुदाय की परंपरा को किसी के बदले की आग में मिटने नहीं दूंगा। मास्टर फूजी की बात को रियो काटते हुए बोला। परंपरा बचाए रखने के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ। जो मेरे इस फैसले से सहमत है वो इस तरफ आ जाए। ये सुनकर सभी निंजा आपस में चर्चा करने लगे और ज्यादातर निंजा रियो के फैसले से सहमत होकर उसकी तरफ आ गए। मास्टर फूजी ने इन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे नहीं रुके। बस कुछ 10-12 निंजा ही फूजी के साथ खड़े रहे। ये सब देखकर रियो हताश हो गया और समुराई लीडर डाइसुके की तरफ देखा। डाइसुके ये देखकर मुस्कुराया और अपनी समुराई भाइयों की तरफ सर हिलाकर इशारा किया। इशारा पाते ही सारे समुराई अपनी कटाना म्यान से निकालकर उन निंजाओं की तरफ बढ़ गए जो रियो के फैसले के खिलाफ थे। उसी वक्त इंडिया में गाड़ी से पुलिस फोर्स बाहर आई और सभी पुलिस अधिकारी अपनी अपनी गन गाड़ी के सामने पॉइंट करके खड़े हो गए।
वे किसी भी समय कार पर फायर करने के लिए तैयार थे। अपने आप को सामने से सरेंडर कर दो, वरना हमें मजबूरन तुम पर फायरिंग करनी होगी। तभी बुगाटी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। लंबे घने बाल, गोल चेहरा, उस पर ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए थी। उसने व्हाइट जैकेट के अंदर ब्लैक टॉप और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसने अपने गॉगल्स उतारे। उसका चेहरा देखकर सब स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। ज़ोरो ने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो मुस्कुरा रहा है, उसने अपने चेहरे की मुस्कान को छुपाया। एक इंस्पेक्टर उस लड़की को देख पहचान गया। वो अपने बड़े अधिकारी के पास आया। सर, ये लड़की निधि रायजादा है, हंसराज रायजादा की बेटी। हंसराज रायजादा का नाम सुनते ही वो अफसर सकपका गया। हंसराज रायजादा का नाम दिल्ली के ही नहीं, पूरे देश के टॉप 10 बिलियनियर बिजनेसमैन में से एक था। निधि रायजादा हंस रायजादा की इकलौती बेटी थी। कॉलेज का हर लड़का निधि को अपना बनाना चाहता था। सभी पुलिस ऑफिसर ने अपनी अपनी गन नीचे रख दी। एक ऑफिसर निधि के पास आया। मिस रायजादा, आप ये कैसे कार चला रही थी? आपने 8 से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल तोड़े हैं। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और हमें आपकी कार को सीज करना होगा। यह सुनकर निधि ने अपना हैंडबैग लिया और उसमें से नोटों के 4 बड़े बड़े बंडल निकाले। पुलिस ऑफिसर ने देखा कि हर एक बंडल 500 के नोटों का था। पुलिस ऑफिसर इस बंडल को देखकर मुस्कुरा दिया। अरे, बिना गाड़ी सीज किए कहाँ जा रहे हैं? कार को सीज करो। ऑफिसर ये सुन आश्चर्य में पड़ गया। निधि के जोर देने पर पुलिस ने उसकी कार को सीज कर लिया। दूर से ये सब ज़ोरो देख रहा था। वो सोच में पड़ गया कि इस लड़की ने अपनी कार को जानबूझकर सीज क्यों करवाया। निधि उनकी तरफ ही आ रही थी। तभी निधि और ज़ोरो की आंखें मिली। ज़ोरो की आंखों में एक सवाल था। अंजलि निधि के पास आई और गले मिली। फिर उसने वही सवाल किया जो ज़ोरो के मन में चल रहा था। निधि, एक बात बता, तूने जानबूझकर कार को क्यों सीज करवाया? कार मेरी नहीं, डैड की थी। लगता है आज फिर से तुम्हारा अपने डैड से झगड़ा हुआ है। निधि ने हाँ में सर हिलाया। उसने फिर से ज़ोरो की तरफ देखा। अरे, ये कोरियन कौन है? अंजलि कुछ कहने ही जा रही थी कि ज़ोरो खुद बोल पड़ा। मैं जापानी हूँ। निधि ज़ोरो की हिंदी सुनकर चौंक गई। उसने अंजलि की तरफ आश्चर्य से देखा। अंजलि मुस्कुरा रही थी। तुझे पता है, ये सामने से रैगिंग करवाना चाहता था। दोनों इस बात पर हंसने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? ज़ोरो, ज़ोरो ताकाहाशी। वन पीस वाला? वो तो रोरोनोआ ज़ोरो है। एक मिनट, आप भी एनीमे देखती हो? हाँ, क्यों? निधि ने ज़ोरो की तरफ सवालिया नजरों से देखा। अरे, वो लड़कियां एनीमे नहीं देखती ना, उन्हें ये सब कार्टून लगता है, इसलिए। ज़ोरो आगे कुछ कहने जा ही रहा था, पर निधि के चेहरे पर गुस्सा देख चुप हो गया। हेलो मिस्टर, लड़कियां नहीं देखती से क्या मतलब? हम लड़कियां भी एनीमे देखती हैं। एक तो लड़कियों के देखने से सारी लड़कियां एनीमे देखती हैं, ये जरूरी नहीं। तुम लड़कियां तो पर्पल लवर होती हो ना, इसलिए तो मुझे भी कोरियन समझ रही थी। ज़ोरो ने यह कहते हुए मुंह बनाया। ज़ोरो की बात सुनकर निधि चिढ़ गई और उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी वहां प्रोफेसर चौधरी आ गए और ज़ोरो बच गया। सभी स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर चौधरी को गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग गाइस। तुम वही जापानी स्टूडेंट हो ना, जिसने माइग्रेशन प्रोग्राम के चलते यहाँ एडमिशन लिया है? यस सर। वेलकम टू हंसराज यूनिवर्सिटी। बाय द वे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हें हमारे डीन शर्मा बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। ज़ोरो प्रोफेसर चौधरी के पीछे चल दिया। निधि गुस्से में उसे जाते हुए देख रही थी। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वहीं इन सब से थोड़ी ही दूर एक आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो यहीं पर है। तुम्हें यहाँ सबसे दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन ज़ोरो एकदम से रुक गया। उसने प्रोफेसर चौधरी की तरफ देखा। प्रोफेसर चौधरी भी उसके साथ रुके। फिर वो चलने लगे और ज़ोरो भी उनके साथ चलने लगा। अगर अपनी पहचान छुपानी है
तो जितने कम लोग तुम्हें जानेंगे उतना तुम्हारे और उनके लिए अच्छा रहेगा। ये सुन जोरो ने हाँ में सर हिलाया। निंजास का अगला कमांडर रियो लिंग बना है। मास्टर लैंग का बड़ा बेटा? हाँ वही। तुमसे बदला लेने के लिए उसने सामुराई और निंजा को एक कर दिया है। मुझे मारने के लिए 2 दुश्मन एक हो गए। शायद ये काम माया ने किया होगा। ये सुन प्रोफेसर चौधरी रुक गए। उन्होंने हैरानी भरी नजरों से जोरो को देखा। जोरो मुस्कुरा रहा था। तुम्हें ये कैसे पता? हाँ, क्योंकि समुराई कमांडर लीडर दाइसुके नाकामुरा ने मुझे एक बार हराया था और ये केवल माया को पता है। तो ये बात है। अब तुम ये सब छोड़ो और बस अपनी पढ़ाई पर और मिशन पर ध्यान दो। तुमने इन सबको पाने के लिए बहुत कुछ खोया है। अंकल, मैंने कुछ मंगवाया था, क्या वो आ गया है? हाँ, वो चीज तुम्हारे घर भिजवा दी गई है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि उस चीज की तुम्हें जरूरत ना पड़े। जोरो ने हाँ में सर हिलाया और दोनों डीन ऑफिस की तरफ चल दिए। जापान का एक गांव ह्योगा, जहां गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। इस गांव में बच्चों को किडनैप करके लाया जाता था या दूर दूर से बच्चों और गुलामों को कम दामों में खरीद कर लाया जाता था और ऊंचे दामों में सामंतों को बेचा जाता था। इसे लोग गुलामों का मेला कहते थे। केवल बच्चे ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी खरीदा और बेचा जाता था। मास्टर लैंग और उनकी 7 साल की बच्ची माया भी इसी गांव में आए हुए थे ताकि बच्चों को खरीदकर उन्हें अपने निंजा समुदाय में भर्ती कर सके। माया पहली बार इस गांव के मेले में अपने पिता के साथ आई थी। वो सब कुछ देख रही थी। कुछ गुलामों को पीटा जा रहा था तो कुछ को बड़े बड़े सामंत देख रहे थे। गुलामों के शरीर पर न के बराबर कपड़े थे और जो कपड़े थे वे फटे हुए या खून से सने हुए थे। सभी गुलामों को अलग अलग पिंजरों में रखा गया था। वे सभी रो रहे थे, चीख रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे या खाना मांग रहे थे। माया सभी पिंजरों को देख रही थी, मानो जैसे चिड़िया घर में आई हो। मास्टर लैंग भी वही कर रहे थे। तभी उन पिंजरों की मालिक की नजर मास्टर लैंग पर पड़ी। वो मास्टर लैंग को अच्छी तरह से जानता था। मास्टर लैंग उसके पुराने क्लाइंट थे। वो दौड़कर मास्टर लैंग के पास आया। मालिक को देख मास्टर लैंग मुस्कुराए। कैसे हो जो? तुम्हारा परिवार कैसा है? बस आपकी मेहरबानी है मालिक। आप यहाँ कैसे? बस कुछ हथियार खरीदने आया था। मास्टर लैंग गुलामों को हथियार कहते थे। वे गुलाम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे और ये बात होजो अच्छे से जानता था। होजो केवल मुस्कुरा दिया। वो उन्हें सभी गुलामों को दिखाने लगा। माया भी उन गुलामों को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक पिंजरे पर पड़ी जिसमें एक बच्चा बिना आवाज किए चुपचाप बैठा था। माया ने देखा कि उसकी उम्र का एक लड़का उस पिंजरे में है। उसके लंबे लंबे बाल और मैले कपड़े थे। दूसरे गुलामों की तरह वो डरा हुआ या चिल्ला नहीं रहा था। वो एकदम शांत बैठा हुआ था। उस लड़के ने माया की तरफ देखा। मास्टर लैंग ने उस लड़के को देखा और बस उसे देखते रहे। मालिक, डोरे ताताके का आयोजन किया है, उसके लिए देर हो रही है, चलिए। मास्टर लैंग ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो आगे बढ़ गए। डोरे ताताके असल में गुलामों की फाइट थी। ये फाइट गुलामों की ताकत और उनकी पोटेंशियल को परखने के लिए रखी जाती थी। इस फाइट के कोई नियम नहीं थे। नियम था तो बस जंगल का। अपनी भूख मिटाने के लिए लड़ना पड़ता था। 2 गुलामों को तब तक लड़ाया जाता था जब तक किसी एक की मौत न हो जाए। लड़ाई लड़ने से पहले गुलामों को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और लड़ने से ठीक पहले उन्हें मेरोपन दिखाया जाता था जो एक मीठा ब्रेड था। इससे उनकी भूख और तीव्र हो जाती और बस एक ब्रेड के टुकड़े के लिए वे खून बहाते। इसी भूख की लड़ाई को देखने दूर दूर से लोग आते थे। गुलामों की लड़ाई को शुरू करो। तभी मैदान के अलग अलग छोर पर 2 पिंजरों को लाया गया। माया ने देखा कि एक पिंजरे में वही लंबे बालों वाला लड़का है जो काफी कमजोर लग रहा था। वो अपने पिंजरे से बाहर आया। उसने वहां आसपास खड़े सभी लोगों को देखा और फिर मैदान में नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि मैदान में अलग अलग जगह पर हथियार रखे हुए थे। तभी दूसरे पिंजरे से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला जो दिखने में किसी जल्लाद से कम नहीं था।
मास्टर लैंग ने दोनों फाइटरों को देखा तो उन्हें नाइंसाफी लगी। उन्होंने होजो की तरफ देखा। होजो ने अपने दांत दिखाए। उन्होंने फिर से लड़ाई के मैदान में देखा। जल्लाद आदमी ने अपने प्रतिद्वंदी को देखा तो हंसने लगा। वो छोटा सा लड़का हद से ज्यादा दुबला था। वो उस लड़के के पास आया। लड़का कोई हरकत नहीं कर रहा था। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वो बस जमीन को देख रहा था। तभी उस जल्लाद आदमी ने जोर से एक मुक्का मारा, लेकिन वो लड़का अपनी जगह से बेहद तेजी से हट गया। जल्लाद का मुक्का चूक गया। ये देख वहां देखने आए हुए लोग उस पर हंसने लगे। जल्लाद ये देख तिलमिला उठा। उसने फिर से उस लड़के पर वार किया और वो लड़का तुरंत ही अपनी जगह बदलकर फिर से बच निकला। जल्लाद और तिलमिला उठा और एक के बाद एक वार करने लगा। वो लड़का हर एक वार से बच रहा था। ये देख मास्टर लैंग मुस्कुरा उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चा इतना फुर्तीला होगा। तभी जल्लाद ने दायां मुक्का उठाया मारने के लिए। वो लड़का हटने ही जा रहा था कि उस आदमी ने बायां मुक्का उसकी पेट पर दे मारा। वो लड़का दूर जाकर गिरा। जल्लाद अपनी सफलता देखकर खुशी के मारे कूदने लगा। उस छोटे लड़के के मुंह से मुक्के की वजह से खून निकल आया। वो उठने जा ही रहा था कि उस दरिंदे ने लड़के के मुंह पर एक जोर की लात मारी, जिससे वो सीधा औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। वो आदमी एक के बाद एक वार किए जा रहा था। वो उस लड़के को लहूलुहान करता जा रहा था। वो लड़का अधमरा हो चुका था। वहां खड़े लोग ये लड़ाई देखकर खुश हो रहे थे। तभी उस लड़के ने अपनी आंखें खोली और उसने दूर पड़े भाले को देखा। उसने भाले को उठाया और खड़ा हो गया। वो उस जल्लाद की तरफ भागा। जल्लाद ने देखा कि सबकी नजरें उसके पीछे थी। उसने मुड़कर देखा तो लड़का ठीक हवा में था और उसके भाले की नोक जल्लाद की आंखों से होते हुए खोपड़ी को चीरते हुए जमीन में धंस गई। उस लड़के ने भाले को जल्लाद के सिर के आर पार कर दिया। लड़का जीत चुका था। सारे दर्शक तालियां बजा रहे थे। मास्टर लैंग भी तालियां बजा रहे थे। उन्होंने होजो की तरफ देखा। ये लड़का मुझे चाहिए। होजो ने शुक्रिया कहा और उस लड़के को अपने पास बुलाया। खून से सना हुआ लड़का उनके पास आकर खड़ा हो गया। मास्टर लैंग ने उस लड़के की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने धीमी आवाज में कहा, ज़ोरो योशिदा। उसने छोटी माया की तरफ देखा। तभी पीछे से माया के नाम की आवाज सुनकर माया अतीत से वापस लौटी। उसने मुड़कर देखा तो उसका बड़ा भाई रयो खड़ा था। तुम किस ख्यालों में खोई हुई हो? जोरो के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। भाई ने पूरे जापान में गैंग वॉर छेड़ दी है। जोरो को ढूंढने के लिए वो लाशों पर लाशें बिछा रहा है। हाँ, यही दाई की एकमात्र शर्त थी कि उसके काम के तरीके पर कोई सवाल न उठाया जाए और हमें बस जोरो से मतलब है। जोरो की जान लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, चाहे इसके लिए हमें इस शहर को मुर्दों का शहर ही क्यों ना बनाना पड़े। निधि कॉलेज से घर वापस आ गई, जो असल में एक आलीशान विला था। हर एक कोने में बॉडीगार्ड्स तैनात थे। विला के अंदर हर एक सुख सुविधा की चीज मौजूद थी। पर्सनल जिम, स्विमिंग पूल, गेम जोन और कई अन्य एमिनिटीज। निधि ने घर के अंदर प्रवेश किया और देखा कि हॉल के सोफे पर चाचा विनीत रायजादा, उनके बगल में उनका बड़ा बेटा आकाश और बीच वाले सोफे पर पिता हंसराज रायजादा बैठे हुए थे। उन्हें देखकर निधि समझ गई कि आज सुबह जो उसने डैड की कार के साथ किया, उसी को लेकर अब घमासान होने वाला है। निधि ने उन्हें अनदेखा करते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी आकाश उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। आकाश बहुत गुस्से में था। निधि ने अनजान बनते हुए कहा, ये क्या मजाक है? कहाँ जा रही हो? इतना बड़ा कांड करने के बाद तुम्हें पता है कि 4.5 करोड़ की पेनल्टी लगी है? हाँ तो 4.5 करोड़ की तो है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कार पर 400 करोड़ की पेनल्टी लगी हो। आकाश का पारा और बढ़ गया। 4.5 करोड़ तुम्हें कम लगते हैं? कभी देखे भी हैं इतने पैसे?
ये सुनकर निधि के चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कान आ गई। उसने अपना बायां हाथ उठाकर अपनी वॉच दिखाई, जिसकी कीमत ही 5 करोड़ थी। ये देखकर आकाश को अपनी बेवकूफी पर पछतावा हुआ। निधि ने आकाश को चुप करा दिया था। भैया, ये हमारी 1 मिनट की कमाई है। वैसे भी हमने कब कहा कि ये पैसे मेहनत से कमाए हैं? लोगों को धोखा देकर और उनका खून बहाकर ही तो कमाए हैं। निधि की ये बात सुनकर दोनों भाई अपनी जगह से खड़े हो गए। हंसराज को बहुत गुस्सा आ गया था। अपने भाई को गुस्से में देखकर छोटे भाई विनीत ने मामले को संभालना चाहा। बेटे निधि, हम बस ये कहना चाहते हैं कि इतनी स्पीड से कार मत चलाया करो। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुम्हारे सिवा भाई साहब का है कौन? कम ऑन अंकल, ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए। वैसे भी इन्हें मुझसे ज्यादा अपने पैसों से प्यार है। यहाँ ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। हंसराज अपनी बेटी की सारी बात सुन रहे थे। वो अपनी बेटी की नफरत को पिछले 7 सालों से झेल रहे थे, पर हमेशा ऐसा नहीं था। निधि के लिए उसके पापा हीरो हुआ करते थे। वो हमेशा पापा पापा करके अपने पिता के आगे पीछे घुमा करती थी। हंसराज भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, पर उस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। और उसी हादसे के बाद निधि अपने पिता से नफरत करने लगी और समय के साथ ये नफरत और बढ़ गई। तुम अपने चाचा से इस तरह बात नहीं कर सकती। बदतमीजी की भी हद होती है। तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? अपने पापा की बात सुनकर निधि का गुस्सा नफरत में तब्दील हो गया। तो इनसे कहिए मेरा पिता बनने की कोशिश ना करें। निधि! चिल्लाइए मत। आप ये अधिकार कब का खो चुके हैं। अच्छा होता कि मैं भी उस हादसे में माँ और भैया के साथ मर जाती। ये सुनते ही हंसराज ने अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया। तभी हंसराज का सेक्रेटरी विनोद उसके पास आया। सर, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हंसराज ने हाँ में सर हिलाया और अपनी कोट को ठीक करते हुए मीटिंग रूम की तरफ चल दिए। विनीत अपनी भतीजी को सांत्वना देना चाहता था, पर अपने भाई का गुस्सा सहना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी अपने भाई के साथ चल दिए। आकाश निधि की तरफ देखकर तिरक की दुनिया में कदम रखा। तब उसने अंडरवर्ल्ड को कॉर्पोरेट और सिस्टमैटिक बनाना चाहा। वो इसमें सफल भी हुआ। उसने माफिया को एक गुप्त संस्था में तब्दील कर दिया और ऐसे नियम बनाए जिससे कोई गैंग वॉर ना हो। उसने माफिया और इस संस्था को बहुत ताकतवर बनाया। हंसराज ने सबका अभिवादन किया और अलग अलग बिजनेस पर बात करने लगा, पर असल में सभी कुछ और ही मकसद से वहां इकट्ठा हुए थे। हंसराज के डर से कोई उससे बात नहीं कर रहा था। हंसराज ने उनके चेहरे को पढ़ लिया। मैं जानता हूँ आप सब किस बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं। यही ना कि अगला फिनिक्स कौन होगा? फिनिक्स उसे कहा जाता था जो इन सभी माफिया का बॉस हो, जो अंडरवर्ल्ड और उन सभी डॉन का सुप्रीम हो, जिसके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। फिलहाल हंसराज फिनिक्स था, पर अब उसकी उम्र हो गई थी। अब बागडोर किसी और को देने का समय आ गया था। जी भाई, अपन भी यही बात कहना चाहते थे। देखो, अगर आपका कोई छोकरा होता तो हम लोग उसे राजी खुशी फिनिक्स बना देते, पर आपका कोई बच्चा ही नहीं है, तो आप हमको 3 लोगों का नाम बता दो जो फिनिक्स बनने के दावेदार हो। यही नियम था जिसे खुद हंसराज ने बनाया था। अगर फिनिक्स की कोई भी संतान ना हो तो वर्तमान फिनिक्स को किसी भी 3 डॉन को उम्मीदवार के रूप में नाम देने होते हैं। फिर इन तीनों को अगले 90 दिन तक आपस में गैंग वॉर या किसी और तरीके से अन्य 2 लोगों के बीच संधि करके या खून बहाकर अगला फिनिक्स बनना होता था। एक और नियम था जो हंसराज ने बनाया था और वो उसी नियम पर चलना चाहता था, पर अभी समय नहीं आया था। जल्द ही मैं आप सभी को तीनों चैलेंजर्स का नाम बता दूंगा, पर उससे पहले हमें ब्लैक हॉर्स को पूरा करना है। ब्लैक हॉर्स का नाम सुनते ही वहां बैठे सभी माफियाओं की आंखों में चमक और डर के मिले जुले भाव थे। ब्लैक हॉर्स एक इंटरनेशनल मिशन था जिसे पूरा करने का काम फिनिक्स संस्था को दिया गया था, पर यह मिशन पूरा करना लोहे के चने चबाने जैसा था, क्योंकि जो भी माफिया डॉन इस मिशन की कमान संभालता था
उसकी अचानक रहस्यमय रूप से मौत हो जाती थी या उसे मार दिया जाता था। इसलिए यह मिशन आज तक पूरा नहीं हुआ था। हमें लगा कि अली और बाकी माफियाओं के साथ जो हुआ उसके बाद आप ये मिशन बंद कर चुके होंगे। हम इसे बंद नहीं कर सकते योगराज, ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण कंसाइनमेंट है। अगर हमने इसे पूरा नहीं किया तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए हम ब्लैक हॉर्स को किसी भी हाल में पूरा करेंगे। हंसराज जी, हमें तो ब्लैक हॉर्स मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि मैं नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, पर लास्ट मिशन के फेल होने के कारण आज मैं आप सबको इस मिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ।